Good morning, dear students. Welcome to the class of teaching of science. विज्ञान शिक्षण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछली कक्षा में विज्ञान की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ साइंस को समझने की कोशिश की थी, जिस पर हमने डिस्कशन भी किया था। और हमने ये डिस्कशन किया था कि अगर विज्ञान की प्रकृति को सही तरीके से समझना है तो हम विज्ञान की विशेषताओं के माध्यम से विज्ञान की प्रकृति को भली भांति समझ सकते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी विज्ञान के पहले 3 विशेषताओं के ऊपर। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, हमने डिस्कस किया था साइंस इज़ ए पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट नेचर, कि विज्ञान प्रकृति को देखने का एक विशेष तरीका है। उसके बाद हमने चर्चा की थी कि साइंस जो है इट इज़ ए रैपिडली एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि साइंस इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग। तो ये हम पिछली कक्षा में डिस्कस कर चुके हैं कि विज्ञान प्रकृति को देखने का एक विशेष नज़रिया है। ये बहुत तेज़ी से फैलता हुआ विशाल ज्ञान की एक बॉडी है, एक स्रोत है। और विज्ञान जो है ये इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है लर्निंग का, यानी कि विज्ञान को हम सिर्फ एक डिसिप्लिन या एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं कर सकते। विज्ञान सभी विषयों में जो है वो सम्मिलित रहता है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस टू अंडरस्टैंड इट्स नेचर। दैट इज नंबर 4, साइंस इज ए ट्रूली इंटरनेशनल एंटरप्राइज, साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, एंड साइंस promotes susceptitism, and scientists are highly susceptic people. These 3 we will take up in today's session to understand the nature of science in a better way. And the 7th and 8th, science demands preservance from its practitioners, and science as an approach to investigation and as a process of constructing knowledge. These points we will take up in our 3rd session of this nature of science. So let us begin with the 4th one. So 4th point it says, या हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान की जो चौथी विशेषता है वो है साइंस इज़ ए ट्रूली इंटरनेशनल एंटरप्राइज, कि विज्ञान सही मायने में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय एंटरप्राइज है। दिस इज अनदर एस्पेक्ट। कैसे? ये मॉडर्न साइंस है दैट नीड्स कंसंट्रेशन, इट इज़ ए ट्रूली इंटरनेशनल एंटरप्राइज। ये एक नया कंसेप्ट है कि विज्ञान जो है वो एक इंटरनेशनल एंटरप्राइज है। Men and women of all countries participate in the progress of science and its applications. जो पुरुष हैं या महिलाएं हैं सभी देशों की, वो पार्टिसिपेट करती हैं साइंस की प्रोग्रेस में और साइंस की एप्लीकेशंस में इन आवर डेली लाइफ। मोस्ट बिग प्रोजेक्ट्स इन साइंस आर अंडरटेकन बाय टीम्स ऑफ साइंटिस्ट्स ड्रॉन फ्रॉम मैनी कंट्रीज। और जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं साइंस के, उसमें जो वैज्ञानिक होते हैं वो बड़े बड़े देशों से वैज्ञानिक लिए जाते हैं और वो मिलजुल कर ये काम करते हैं। दिस इज बिकॉज द ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज नीडेड फॉर मोस्ट बिग प्रोजेक्ट्स आर बियॉन्ड द रीच ऑफ एनी सिंगल कंट्री। क्योंकि जितने मानव संसाधनों की आवश्यकता हो या फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, आर्थिक स्रोतों की अगर आवश्यकता हम कह सकें हैं, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जो किसी एक देश के बस की बात नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं कि इसमें जो विज्ञान के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं सभी देश मिलकर काम करते हैं। जैसे कि द मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम involved scientists from many countries. The Large Hadron Collider at the European Organization of Nuclear Research, CERN, has been built by scientists drawn from many countries including India. तो ये जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर था यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च का, उसको बनाया गया था, वो उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, बहुत सारी कंट्रीज से, जिसमें इंडिया के साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व थे। द एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस मशीन is being conducted by scientists from many countries including many Indian scientists। और इस मशीन के जरिए जो प्रयोग किया गया उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे और उसमें भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल थे। द पेलोड्स टू कैरी आउट एक्सपेरिमेंट्स ऑन स्पेस सैटेलाइट्स बियर इंटरनेशनल इम्प्रिंट्स। अब देखिए, अगर हम बात करें कि जितने स्पेस सैटेलाइट्स जो जाते हैं उसमें जो पेलोड्स होते हैं, जो प्रयोग किए जाते हैं स्पेस सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, उसमें सिर्फ एक कंट्री के साइंटिस्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ के साइंटिस्ट जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। इंटरनेशनल कोलाबोरेशन इन मोस्ट प्रोजेक्ट्स इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे। आज की डेट में कोई भी बड़े जो प्रोजेक्ट किए जाते हैं उसमें जो है वो
इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। सो साइंस डज नॉट बिलोंग टू एनी वन कंट्री, इट इज़ एन इंटरनेशनल एंटरप्राइज। तो हम कह सकते हैं कि साइंस आज के दौर में जो विज्ञान है वो किसी एक देश तक सीमित नहीं है, इसमें सभी या बहुत ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो देश हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप सभी ने मिशन मंगल फिल्म देखी होगी। तो मिशन मंगल फिल्म को अगर आपने देखा है, नहीं भी देखा है तो उसे आप ज़रूर देखें। उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से जो था वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इसमें रहा था। तो उसका एक सीन है मूवी का, जब वो मिशन मंगल को लॉन्च करने के लिए जाते हैं तो जिसमें जो पार्ट्स लगते हैं, जो PSLV है, वो रशिया का जो PSLV प्रोजेक्ट था वो फेल हो जाता है। और उस प्रोजेक्ट के जो कुछ हिस्से जो फंड्स होते हैं और जो उसके जो रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं वो पहले से किसी दूसरे मिशन के लिए लाए गए होते हैं रशिया से या और कंट्री से, उसको रखा जाता है। और जब उस फिल्म में दिखाया गया कि जब वो अपने सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, मिशन मार्स के सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, तो जो उसको ट्रैकिंग के लिए जो बोट्स जाती हैं सी एरिया में जाती हैं, वो डिफरेंट पैसिफिक ओशियंस में से होती हुई जाती है और डिफरेंट कंट्रीज़ के थ्रू उनको मॉनिटर किया जाता है कि वो उस सैटेलाइट्स को लॉन्च कैसे किया, उसकी पोजीशन क्या है। तो जो अगर अगर भारत देश वो अकेला करना चाहता तो ये नहीं हो सकता था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जो भी रिसर्च है वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से ही की जाती है। कुछ अगर अमेरिका ने रिसर्च की हो तो बाकी कंट्रीज़ उसको यूज़ करती हैं, कुछ इंडिया ने की हैं तो बाकी कंट्रीज़ उसको यूज़ करती हैं, चाइना ने की हैं, रशिया ने की हैं, जर्मनी ने की हैं, जापान ने की हैं। तो इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ के साइंटिस्ट जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि साइंस जो है वो इट इज़ ए ट्रूली इंटरनेशनल एंटरप्राइज। देन फिफ्थ पॉइंट, साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, दैट इज अनसर्टेन। कि विज्ञान की प्रकृति कैसी है, विज्ञान की प्रकृति कह लो, विशेषता कह लो, कि साइंस जो है वो अनसर्टेन होती है, कभी फिक्स नहीं होती है। उसमें कुछ ना कुछ हमेशा जो है वो चेंज की संभावना रहती है, पक्का नहीं है कुछ भी। आइए देखते हैं कैसे। ऑल थ्योरीज, इवन द सीमिंगली वेल फाउंडेड वंस, कैन बी रिवाइज्ड और इम्प्रूव्ड अपॉन और अबंडेंट ऑल टुगेदर वेन एवर न्यू एविडेंस एमर्जेस। जब भी कोई नया एविडेंस हमारे पास आता है तो जितनी पहले की थ्योरीज हैं जिनको हम बहुत अच्छा मानते हैं उसको रिवाइज किया जा सकता है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, या उसको ख़त्म करके हम एक नई थ्योरी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इधर एज ए न्यू एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन और एज अ न्यू थियोरेटिकल डेवलपमेंट। तो इसका जो नए एविडेंस है वो कहाँ से आते हैं, या तो कोई नई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होती है या कोई नया थ्योरेटिकल डेवलपमेंट जो होती है उसके बेस पे। यानी कि पहले से एग्जिस्ट कर रही थ्योरी के अगेंस्ट अगर कोई नया एविडेंस आता है एक्सपेरिमेंट के तौर पे, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से या किसी सैद्धांतिक विकास से, तो वो पुरानी थ्योरी को जो है या तो हम रिवाइज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको हम छोड़ भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द अर्लीस्ट थ्योरीज ऑफ द यूनिवर्स, एक बहुत पुराना किस्सा है कि जो पहले यूनिवर्स की जो थ्योरीज थी, अर्लियर थ्योरीज ऑफ यूनिवर्स, हेल्ड द अर्थ टू बी एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। पहले ये माना जाता था, बहुत पहले की बात है, अभी हम इसमें आगे भी चर्चा करेंगे, कि जो पूरे यूनिवर्स का जो सेंटर, उसमें अर्थ सेंटर में और बाकी चीज़ें अर्थ के इर्द गिर्द घूमती हैं। सच यूनिवर्स वॉज कॉल्ड द जियोसेंट्रिक यूनिवर्स, और इस यूनिवर्स को जियोसेंट्रिक यूनिवर्स कहा जाता था। और ये बिलीफ इतना स्ट्रांग था इन दिस थ्योरी दैट इट बिकेम ए पार्ट ऑफ रिलीजियस फेथ, और इसमें जो थी वो धार्मिक भावनाएं भी जुड़ गई थी लोगों की। दोज who thought that the sun was at the center of the universe were ignored। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, वैज्ञानिक थे, जो ये मानते थे कि यूनिवर्स के सेंटर में, मतलब जो हमारा ये सोलर सिस्टम, उसमें सन जो है वो सेंटर में और बाकी चीज़ें सूरज के इर्द गिर्द घूमती हैं। Elaborate schemes involving epicycles, several epicycles in some cases were developed to fit the observation of planets to the geocentric theory। और जियोसेंट्रिक थ्योरी को, यानी कि जिसमें कि अर्थ सेंटर में और बाकी चीज़ें धरती के इर्द गिर्द घूमती हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे नई योजनाएं, मतलब नए रूल्स आए, नए लॉज आ गए कि हर बार एक नई अजम्पशन जो थी वो माननी पड़ती थी कि एक नई विचारधारा को माने, तो उससे हम उसको सपोर्ट करते थे। तो कहने का मतलब ये था कि पहले जो था ये माना जाता कि धरती जो है वो फिक्स है और बाकी चीज़ें धरती के गिर्द घूमती हैं। ये सब आप अच्छे से जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इवन व्हेन ड्यू टू द वर्क ऑफ कॉपरनिकस, केपलर एंड गैलीलियो, it became apparent that the sun must be at the center of the universe, जिसे हम हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स भी कहते हैं। साइंटिस्ट वर रिलेक्टेंट टू लेट गो ऑफ द जियोसेंट्रिक थ्योरी। जब कॉपरनिकस, केपलर और गैलीलियो ने ये अपने एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोगों से साबित कर दिया कि सूरज जो है वो यूनिवर्स के सेंटर में होना चाहिए और हमारा जो यूनिवर्स है इट इज़ ए हीलियोसेंट्रिक, यानी कि जो चीज़ें हैं वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती हैं, ना कि सूरज जो है वो धरती के गिर्द घूमता है। तो इसके लिए साइंटिस्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे, वो सिर्फ जियोसेंट्रिक थ्योरी की तरफ जा रहे थे कि धरती फिक्स है और बाकी चीज़ें धरती के गिर्द घूमती हैं। Religious authorities went to the extent of even punishing Galileo for advancing the argument that
द अर्थ वाज नॉट एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। और जो हमारे धार्मिक जो गुरु थे या जो प्रीस्ट हम कह सकते हैं वो थे, उन्होंने इवन गैलीलियो को सजा भी दी कि वो इसके प्रकृति के अगेंस्ट जा रहा है और सूरज जो है वो धरती के सेंटर में, सूरज जो है वो यूनिवर्स के सेंटर में नहीं है। Ultimately, of course, the weight of argument against the geocentric universe became so heavy that it had to be abandoned and be replaced by the heliocentric universe. लेकिन बाद में क्या हुआ कि शुरुआत में उसका बड़ा प्रतिरोध हुआ, उसको सजा दी गई, उसका बायकॉट किया गया, कम्युनिटी से उसको निकाल दिया गया, उसने बहुत सारा जो विरोध था लोगों का झेला था अपनी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के लिए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे साइंस जो तरक्की करती गई, प्रोग्रेस करती गई और ऐसे एविडेंस आए जिसने सपोर्ट किया कि जो सन है वो सेंटर है और बाकी चीज़ें सन के गिर्द घूमती हैं, तो धीरे धीरे जो था वो जियोसेंट्रिक यूनिवर्स को रिप्लेस किया हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स ने। सो दैट शोज दैट द नेचर ऑफ साइंस इज टेंटेटिव। लेट अस हैव अनदर एग्जांपल। न्यूटन्स थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स हेल्ड स्वे फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। जो न्यूटन्स की थ्योरी थी मैकेनिक्स की, उसका लगभग 200 वर्षों तक बोलबाला रहा। इतनी स्ट्रांग था इसका, इस थ्योरी के ऊपर बिलीफ, सो स्ट्रांग वाज द बिलीफ ऑफ इन दिस थ्योरी दैट इट बिकेम पार्ट ऑफ द पॉपुलर कल्चर, और इसको लोग पॉपुलर कल्चर मान लेते थे। इट्स की कंसेप्ट और डिटर्मिनिज्म, इसमें एक की कंसेप्ट था डिटर्मिनिज्म का। डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनिज्म होल्ड्स दैट इफ वी नो द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल नाउ, कि अगर हम किसी पार्टिकल की स्थिति को अभी जानते हैं, वी कैन डिटरमाइन एग्जैक्टली इट्स पोजीशन एट एनी टाइम इन द फ्यूचर और इन द पास्ट। अगर हमें वर्तमान में किसी पार्टिकल की स्थिति का पता है तो हम इसकी भविष्य में या भूतकाल में इसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं। लेकिन ये जो कंसेप्ट था डिटर्मिनिज्म का, इट फाउंड इको इन ए न्यू स्कूल ऑफ फिलॉसफी। लेकिन जब एक नया दर्शन शास्त्र आया, दर्शन शास्त्र का स्कूल आया, मतलब एक नई फिलॉसफी आई साइंस की, तो उसमें इको इको मतलब वाइब्रेशंस आ गई, ये हिल गई। Yet, when observations relating to subatomic particles and very massive systems such as planets and stars, और subatomic particles होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, लाइक दैट एंड डिड नॉट फिट इन द न्यूटन्स थ्योरी, ए न्यू थ्योरी केम इनटू एग्जिस्टेंस। लेकिन जो न्यूटन की थ्योरी थी डिटर्मिनिज्म की, इससे एक तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या प्लैनेट्स और स्टार की पोजीशन को एक्जैक्टली निकालने में दिक्कत हुई। तो यहाँ पे न्यूटन की थ्योरी जो मैकेनिक्स की 200 वर्ष तक जिसका बोलबाल रहा, उसको चैलेंज आई। ये तो बहुत मासिव, बहुत बड़े सिस्टम्स को, प्लैनेट्स या स्टार्स को, या बहुत छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की पोजीशन पे ये फिट नहीं बैठती थी। तो एक नई थ्योरी की आवश्यकता पड़ी। अगेन टेंटेटिव नेचर, पहले हम उसको न्यूटन की थ्योरी को एक्सेप्ट करते रहे, लेकिन जब ये चैलेंजेस आए तो हमें इसको चेंज करना पड़ा। अब इस संदर्भ में अ पर्टिकुलर मेंशन शुड बी मेड टू द प्रीसेशन ऑफ द पेरीहिलियन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट मर्करी अराउंड द सन। और इसके लिए पर्टिकुलर मेंशन किसके लिए आई? जो प्रीसेशन था पेरीहिलियन ऑर्बिट का प्लैनेट मर्करी का, उसकी वजह से ये सब चेंजेस हुआ कि वो उसको नहीं कर पाया। द न्यू थ्योरी, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टाइन आइंस्टाइन वाज एन इम्प्रूवमेंट ओवर न्यूटन्स थ्योरी। तो आइंस्टाइन ने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी जो न्यूटन थ्योरी की इंप्रूवमेंट थी, बिकॉज इट कुड एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस रिलेटिंग टू द वेरी स्मॉल एंड वेरी मासिव सिस्टम्स। और ये जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, उसने वो चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जो न्यूटन की थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स नहीं कर पाई। हाँ, लेकिन आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी न्यूटन्स की मैकेनिक्स की थ्योरी वाला जो न्यूटन की थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स जिन चीज़ों को एक्सप्लेन करती थी, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी एक्सप्लेन कर रही थी। लेकिन जहाँ पर न्यूटन की थ्योरी फेल हुई, वहाँ पर आइंस्टाइन की थ्योरी ने उसको टेकअप कर लिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि न्यूटन की थ्योरी को रिप्लेस कर दिया आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने। फॉर ऑर्डिनरी सिस्टम्स इट गेव रिजल्ट्स आइडेंटिकल टू न्यूटन्स थ्योरी। सो सिंस द थ्योरीज कैन चेंज ओवर टाइम, तो इस क्योंकि थ्योरी जो ये सिद्धांत जो है ये वक्त के साथ बदल जाते हैं। ऑल थ्योरीज इन साइंस हैव द स्टेटस एज वी नो दैम एट दिस इंस्टांस। तो हम ये कह सकते हैं कि साइंस की जितनी भी थ्योरीज हैं उनका स्टेटस तब तक है जब तक हम उनको जानते हैं। मान लीजिए अभी तक हम किसी थ्योरी को जानते हैं तो उसका स्टेटस अभी तक है। व्हाट हैपन्स टुमारो वी कैन नॉट से, कल क्या होगा, कल वो वैलिड रहेगी या नहीं होगी, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन इसको हम वीकनेस नहीं कह सकते साइंस की। दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वीकनेस ऑफ साइंस, इट इज़ एक्चुअली इट्स ग्रेट स्ट्रेंथ। ये एक्चुअली में वास्तव में इसकी एक स्ट्रेंथ है। इट इज़ द टेंटेटिवनेस, ये अनसर्टेनिटी ही है, और दैट द लास्ट वर्ड हैज़ नॉट बीन सेड ऑन एनी टॉपिक that prompt scientists to keep striving to work for new theories or for the improvement of the existing theories or for new explanation of the known phenomena.
अब इसका मतलब क्या है, ये अनसर्टेनिटी है कि हम लास्ट वर्ड अगर किसी टॉपिक के ऊपर नहीं कह पा रहे हैं, अगर हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर कह पा रहे हैं, तो इससे साइंटिस्ट को मोटिवेशन मिलती है। इससे साइंटिस्ट प्रमोट करते हैं कि जो लास्ट चीज़ को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, टॉपिक को नहीं कर पा रहे हैं, जिसके ऊपर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रिसर्च करनी है, हम उसके लिए सर्च करते हैं ताकि हम नई थ्योरी निकाल सकें और एग्जिस्टिंग थ्योरी को इम्प्रूव कर सकें, या हम नई एक्सप्लेनेशन दे सकें उस फिनोमेना की जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। साइंटिस्ट आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर एवर मोर रिफाइंड थ्योरीज, और साइंटिस्ट हमेशा ही नई थ्योरीज की सर्च में लगे रहते हैं। दिस इज हाउ साइंस प्रॉस्पर्स, और इसी तरह से विज्ञान जो है ये प्रगति करता है। सो इट शोज द डायनामिक नेचर ऑल्सो। ध्यान रखें, डायनामिक की बात कर रहा हूँ। इफ़ एवरीथिंग वर फाइनल, अगर सारी चीज़ें फाइनल हो जाएं, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। देर वुड बी नथिंग न्यू टू डिस्कवर एंड साइंस वुड नेवर प्रोग्रेस, और साइंस कभी तरक्की नहीं कर पाएगी। इफ़ साइंटिफिक थ्योरीज आर ऑलवेज टेंटेटिव, अगर साइंटिफिक थ्योरीज हमेशा टेंटेटिव हैं एंड आर लाइकली टू चेंज एनी टाइम, और कभी बदल सकती हैं, डज इट मीन दैट वी शुड नॉट मेक एनी एफर्ट टू लर्न द एग्जिस्टिंग थ्योरीज? और अगर हम ये समझें इससे, टेंटेटिवनेस से, कि कोई भी चीज़ फाइनल नहीं है और ये बदल सकते हैं, तो क्या हमें इसको अध्ययन नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, हम इसको अध्ययन करना चाहिए। वी शुड मेक एवरी एफर्ट टू लर्न द एग्जिस्टिंग थ्योरीज, हमें वर्तमान में प्रचलित सिद्धांतों का अध्ययन करना चाहिए फॉर रीजंस सच एज टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। वी नीड द करंट साइंटिफिक नॉलेज to overhaul them when need arises and to incorporate most of the content of the existing theories। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें पहले वर्तमान की थ्योरी का पता होना चाहिए, तभी तो हम उसमें चेंज कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। अगर हमें उन्हीं का पता नहीं होगा तो हम नई थ्योरीज नहीं ला सकते हैं। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि साइंस का टेंटेटिव नेचर होता है, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग कैन चेंज, वट एवर वी नो नाउ मे नॉट एग्जिस्ट टुमारो। देन द सिक्स पॉइंट, साइंस प्रमोट्स ससेप्टिटिज्म, यानी कि डाउट, संदेहवाद या अविश्वास। साइंटिस्ट आर हाईली ससेप्टिक पीपल। ये कुछ विचित्र सा लग रहा है कि विज्ञान जो है वो संदेह या शक को पैदा करने वाली है, प्रमोट करती है, और जो वैज्ञानिक होते हैं वो संदेही या शक्की लोग होते हैं। मज़े की बात भी है कि अगर वैज्ञानिक शक्की नहीं होंगे तो नई डिस्कवरी नहीं हो सकती। शक मतलब हम डाउट नहीं करेंगे, जब तक हम पुरानी एग्जिस्टिंग चीज़ों को चैलेंज नहीं करेंगे, हम नई चीज़ें नहीं ला सकते हैं। सो साइंटिस्ट आर हाईली ससेप्टिक पीपल, दे लुक एट एवरीथिंग विद सस्पिशन। वो शक्की होते हैं और हर चीज़ को संदेह की नज़र से देखते हैं। एवरी न्यू ऑब्जर्वेशन और ए न्यू थ्योरी इज रिसीव्ड विद ए लॉट ऑफ ससेप्टिटिज्म। जब भी कोई नई ऑब्जर्वेशन या नई थ्योरी को रिसीव किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, उसको पहले शक की नज़र से देखा जाता है। इट लीड्स टू ए लॉट ऑफ डिबेट अमंग साइंटिस्ट, और इससे साइंटिस्ट के बीच में एक बहुत डिबेट जो है वो शुरू हो जाती है। और एक न्यू ऑब्जर्वेशन इज एक्सेप्टेड ओनली व्हेन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैव बीन चेक्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स। और नई ऑब्जर्वेशन को सिर्फ तभी एक्सेप्ट किया जाता है जब नए लोग उसको रिपीट करते हैं या उसको चेक करते हैं स्वतंत्र रूप से, या डिफरेंट जगह पे, और ग्रुप्स एट वेरियस प्लेसेस विद आइडेंटिकल रिजल्ट्स, या डिफरेंट पीपल उसको जब ट्राई करते हैं और सिमिलर रिजल्ट जब आते हैं तब उसको स्वीकार किया जाता है। सिमिलरली अ न्यू थ्योरी इज एक्सेप्टेड व्हेन थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस हैव बीन रिपीटेड बाय अदर साइंटिस्ट्स इंडिपेंडेंटली विद आइडेंटिकल रिजल्ट्स। और उसी तरह से नई थ्योरी को एक्सेप्ट जब करते हैं तो जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस की गई होती हैं उसमें, उसको नए साइंटिस्ट या दूसरे साइंटिस्ट जिन्होंने उसको नहीं किया होता है वो इंडिपेंडेंटली रिपीट करते हैं, और जब उनको भी आइडेंटिकल रिजल्ट मिलते हैं तब वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। इन दिस डिबेट द स्टेटस ऑफ द साइंटिस्ट हु प्रोपोजेज समथिंग न्यू डज नॉट मैटर। और यहाँ ये मैटर नहीं करता है कि प्रपोज करने वाला साइंटिस्ट कौन है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है या कोई नया आया है, इसका मैटर नहीं करता है, उसके एविडेंस होने चाहिए। साइंस ब्रीड्स अ ट्रूली एगलिटेरियन कल्चर, और जहाँ पर एविडेंस होंगे, टेस्टिफाइबल सिचुएशंस होंगी, और जिन सिद्धांतों को टेस्ट किया जा सकता है, इंडिपेंडेंट सेम रिजल्ट जो है रिपीट किए जा सकते हैं, तभी उसको एक्सेप्ट किया जाता है। लेट अस सी फ्यू एग्जांपल्स इन दिस केस। वन ऑफ द स्टोरीज मेकिंग हेडलाइंस इन द साइंटिफिक सर्कल्स इन 2011, ये 2011 की बात है। एक नोबल लॉरिएट रिट्रैक्ट्स 2 पेपर्स। नोबल लॉरिएट ने 2 पेपर वापस ले लिए थे, उनको झूठा साबित हो, वो 2 पेपर जो थे उसने पब्लिश किए थे, जो रिसर्च थी उसकी वो झूठी साबित हुई थी। 2011 की बात है। द स्टोरी सेड दैट द साइंटिस्ट हु शेयर्ड द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी इन 2004, एक वैज्ञानिक था, उसको नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी में 2004 में, हैज़ रिट्रैक्टेड 2 साइंटिफिक पेपर्स आफ्टर शी एंड हर कलीग्स वर अनेबल टू रिपीट द फाइंडिंग्स रिपोर्टेड इन दोज पेपर्स। तो उसने जो 2 शोध पत्र प्रकाशित किए थे उसमें कुछ फाइंडिंग्स थी उसकी, उनको वो रिपीट नहीं कर पाई,
तो उसने उन पेपर को वापस ले लिया था, उसने खुद ही उसको रिजेक्ट कर दिया था. सो इट डज नॉट मैटर हु यू आर. इवन देखो उसको नोबेल प्राइज़ मिला था, उसको भी नहीं छोड़ा गया. जब वो रिजल्ट रिपीट नहीं कर पाई तो उसको वो वापस लेने पड़े. सो इट डज नॉट मैटर हु यू आर, इवन नोबल लॉरिएट्स आर नॉट स्पेयर्ड. If the results reported by you cannot be reproduced, they are not acceptable. Let us see another example of suspicion or susceptitism. एक और बहुत वेल नोन रिसेंट केस है साइंटिफिक फ्रॉड का, रिलेट्स टू द रिसर्च कंडक्टेड ऑन स्टेम सेल्स. किन्हीं साइंटिस्ट ने जो था स्टेम सेल्स के ऊपर रिसर्च की थी. ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, उस ईयर के दौरान द साइंटिस्ट पब्लिश्ड मैनी पेपर्स इन हाईली रिस्पेक्टेड साइंस जर्नल्स. उसने उन वर्षों के दौरान जो थे बहुत जो रिस्पेक्टेड साइंस जर्नल थे, माने हुए थे, रिनाउंड थे, उनमें अपने शोध पत्रों को प्रकाशित किया. अमंग द मैनी क्लेम्स ही एंड हिज टीम मेड सम वर. और उन्होंने जो क्लेम किए थे उसमें क्या थे? उन्होंने क्लेम किया था क्रिएशन ऑफ एन एम्ब्रायनिक स्टेम सेल बाय सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर मेथड, कि एक एम्ब्रायनिक स्टेम को जो थे वो क्रिएट कर सकते थे एक एम्ब्रायनिक स्टेम सेल को क्रिएट कर सकते थे न्यूक्लियर ट्रांसफर मेथड से. क्रिएशन ऑफ 11 ह्यूमन एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स यूजिंग 185 एग्स, कि उन्होंने 11 ह्यूमन एम्ब्रायनिक स्टेम सेल जो थे 185 एग्स को यूज़ करते हुए बनाए. एंड क्लोनिंग ऑफ ए डॉग, और एक डॉग का क्लोन तैयार किया है. ये उनके दावे थे. दिस वर्क मेड द साइंटिस्ट वर्ल्ड फेमस, और इससे वो साइंटिस्ट जो थे, वैज्ञानिक थे, वर्ल्ड फेमस हो गए. लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं था. But soon enough trouble started when his own associates expressed reservations on his work. लेकिन उसके ही जो साथी थे उन्होंने उसके जो फाइंडिंग थी उसके ऊपर जो थी वो क्वेश्चन करने शुरू कर दिए. इन्वेस्टिगेशंस शोड दैट ऑल 11 ऑफ स्टेम सेल लाइंस वर फैब्रिकेटेड, मतलब उनको बुना गया था, जानबूझ के तैयार किया गया था, वो ओरिजिनल नहीं थे. फैब्रिकेटेड का मतलब हो गया कि वो जाली थे, मैनिपुलेट उनको किया था, वो एक्चुअल में रियल रिजल्ट्स नहीं थे. And 2 of his papers in the prestigious journal Science were retracted by the editor of the journal. और उसके जो 2 पेपर थे वो वापस ले लिए गए जर्नल के एडिटर के द्वारा. और उसके बाद soon after that the scientist himself apologized, और उसने माफ़ी भी मांगी अपनी गलत करने के लिए for his wrongdoings, and he was sacked from the university. उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया. And later he was tried on charges of embezzlement. उसको मिसगाइड करने के लिए उसके ऊपर चार्जेस भी लगे और उसके ऊपर केसेस भी चले. तो दिस शोज़ दैट कि साइंस जो है वो संदेह जो है वो प्रमोट करता है. संदेह मतलब बिना ठोक बजा के चेक किए हुए हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जब तक हम उसको खुद ट्राई नहीं करते, उस चीज़ को रिपीट नहीं करते हैं. सो दीज 3 पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड टुडे, एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल टेक दिस, एंड इट्स इनफ फॉर द डे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.